वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टडी विद एटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट IC 01। चैप्टर 5 1 to 5 तक हम वीडियोस ऑलरेडी चैनल में डाल चुके हैं। चैप्टर 1 to 3 के MCQs की वीडियो भी चैनल में डली हुई है और चैप्टर अभी मैंने MCQ सीरीज को थोड़ा रोका हुआ है। एक बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूँ और उसके बाद MCQ सीरीज एक साथ शुरू की जाए। तो ठीक है गाइस, हम शुरू करते हैं द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल्स यूज हैं हमारे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी क्या होता है, सबरोगेशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ से हम क्या समझते हैं, ठीक है, और प्रॉक्सिमेट कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 6 द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बेसिक समझते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये दो पार्टीज के बीच में होता है। कौन होती है वो दो पार्टीज? एक होती है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी होती है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो दो पार्टीज के बीच में एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी इसमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आई विल पे द पॉलिसी होल्डर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आई विल पे द पॉलिसी होल्डर, मैं पॉलिसी होल्डर को एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा, है ना। कब कब दूंगा? इन द इवेंट ऑफ डेथ या कोई पेरिल जो उसने कवर किया पॉलिसी होल्डर ने। सपोज लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ कवर की है, और पेरिल है, मान लो फायर इंश्योरेंस लिया तो फायर, है ना, अर्थक्वेक एटसेट्रा, जो भी आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पेरिल मेंशन्ड है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। तीसरा, कब देगा? मान लो कॉन्ट्रैक्ट था पॉलिसी होल्डर के साथ इंश्योरेंस कंपनी का, पेरिल भी कवर्ड था, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था, लेकिन इसके बीच में क्या लगेगा? क्या देता है इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर? कंसिडरेशन लेता है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या लेती है पॉलिसी होल्डर से? कंसिडरेशन लेती है। वो कंसिडरेशन कहलाता है प्रीमियम। प्रोवाइडेड द पॉलिसी होल्डर हैज बीन पेइंग द प्रीमियम्स एज स्पेसिफाइड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम देने के लिए बोला गया है, सपोज मंथली प्रीमियम देना है, हाफ ईयरली देना है, ठीक है, क्वार्टरली देना है, जैसे भी जो भी उसका पॉलिसी शेड्यूल है, उसमें insurance company will pay the policy holder the sum for the specified peril only if the policy holder has been paying the premiums as specified in the insurance contract। उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीमियम देने का शेड्यूल बना था वो दे रहा हो, तब देगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। कौन सी दो पार्टीज होती हैं? इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर। कब देगा? जब पेरिल अकर करेगा। पेरिल अकर कर गया लेकिन उसने प्रीमियम नहीं दिया तो देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। मान लो कई होता है, आप आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, कई प्रीमियम्स नहीं देते हो आप, तो वो कवर नहीं होता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज के कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आइए बात करते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं इसकी। आइए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? मैंने पढ़ा दिया। द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे द पॉलिसी होल्डर अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ और पेरिल स्पेसिफाइड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो होता है तो प्रोवाइडेड द पॉलिसी होल्डर हैज बीन पेइंग द प्रीमियम्स एज स्पेसिफाइड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। तो व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मेरे को क्या इंटरेस्ट है किसी भी चीज को इंश्योर कराने में। मैं यूं ही तो किसी भी चीज को इंश्योर कराऊंगा नहीं, है ना। सपोज मेरी कार है तो मैं उसको इंश्योर करा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा इंटरेस्ट है ना, ठीक है। या मैं अपने हेल्थ को करा रहा हूँ इंश्योर, तो उसके पीछे मेरा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है।
व्हाट इज दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब वो चीज मैं इसलिए इंश्योर करा रहा हूँ क्योंकि उसके सही रहने से आई एम गेटिंग बेनिफिट, एंड अगर वो चीज खराब होगी तो मुझे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उस चीज को इंश्योर कराऊं, एंड जो लॉ है वो मुझे ये राइट दे रहा है कि मैं किसी उस सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर करा सकूं, और ये मेरा लीगल राइट है कि मैं सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर करा सकूं, जिससे कि मेरे को उसके एग्जिस्टेंस से जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिलता रहे, और अगर किसी भी कारणवश उस बेनिफिट से मुझे वंचित होना पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंश्योरेंस के थ्रू उसकी कॉम्पेंसेट करे, उसको कॉम्पेंसेट करे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हुआ? पर्सन इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट व्हेन दे स्टैंड टू गेन। एक पर्सन को इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होगा? व्हेन, जब उन्हें उसके जिस भी चीज से, सब्जेक्ट मैटर से जिसका वो इंश्योरेंस करा रहे हैं, उससे एक गेन हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो उसके एग्जिस्टेंस से, ठीक है, या उस जिस पर्सन को वो करा रहे हैं तो उसके वेलबींग से उसे उन्हें बेनिफिट हो रहा हो, है ना, या प्रॉपर्टी से करा रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा हो। अगर, और फाइनेंशियल लॉस वो उन्हें हो सकता है अगर उस चीज से को कोई डैमेज पहुंचता है। तो सपोज मेरी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज पहुंचता है, मेरी हेल्थ को कोई डैमेज पहुंचता है, ठीक है, या मेरी कार को कोई, प्रॉपर्टी में ही आ गया, ठीक है, तो अगर वो चीज अफेक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, मेरे को कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस से मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा था या जो गेन हो रहा था वो नहीं हो रहा। तो दैट इज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट किस में है कि उसके उसके जो वेलबींग है उससे मेरा इंटरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वेलबींग नहीं रहेगा तो मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। और लॉ क्या कह रहा है? लॉ भी यही कह रहा है कि इट इज द लीगल राइट ऑफ द पर्सन टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर with which they have a legal relationship recognized by law। अब देखो, ये करेंगे भैया आपकी लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। लीगल रिलेशनशिप क्या होती है? सपोज आई हैव अ कार एंड दैट कार बिलोंग्स टू मी, देन बाय लॉ मेरे को लॉ ने क्या कहा है कि मेरी लीगल रिलेशनशिप है ना। सपोज इट इज माय हेल्थ, तो मैं अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा सकता हूँ, मैं पड़ोसी की हेल्थ की इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा? ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराऊंगा, ठीक है, मैं किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्यों कराऊंगा? क्या मेरा उससे कोई लीगल रिलेशनशिप है? नहीं है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे क्या होना चाहिए? एक तो लीगल रिलेशनशिप लॉ एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, और उसके कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस से आपको गेन पहुंच रहा हो, तब आप कराएंगे, ठीक है। द टर्म्स यूज्ड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने टर्म से, दैट इज द रिस्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो टर्म्स है, द रिस्क की बात करेंगे, क्या रिस्क है। सपोज कीजिए एग्जांपल है कि लाइफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं हम, तो रिस्क क्या होता है? टर्म लाइफ लेने का रिस्क क्या हुआ? कंपनी ने कौन सा रिस्क लिया? द रिस्क कैन बी द अर्ली अनएक्सपेक्टेड डेथ, है ना। जो हमारे फैमिली में एक ही मान लीजिए अर्निंग मेंबर था, है ना, उसने टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, ठीक है, तो अगर वो उसकी डेथ हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा? वो रिस्क क्या हुआ? अर्ली डेथ का, ठीक है। तो उससे क्या होगा? लॉस होगी इनकम को, इनकम की लॉस होगी, फैमिली को इनकम की लॉस हो, इनकम का लॉस होगा। तो उसको कवर कर रहा है, किसको कर रहा है? उस रिस्क को कवर कर रहा है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में है मेंशन्ड। सपोज इन टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? वो अनएक्सपेक्टेड डेथ, अर्ली डेथ, अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ। दूसरा क्या है हमारा? द इवेंट अपॉन विच द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर वुड अराइज। देखिए ये समझिए कि ऐसी इवेंट जिसकी वजह से इंश्योरर की लाइबिलिटी अराइज होगी। इन केस ऑफ, मान लीजिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइबिलिटी कब अराइज होगी? डेथ के केस में होगी, ठीक है। मगर डेथ किस वजह से हुई है? द इवेंट अपॉन विच द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर वुड अराइज, मतलब किस वजह से हुई है। अगर उसने सुसाइड की है, ठीक है, और पहले ही साल उसने सुसाइड कर ली, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम देगी क्या? नहीं देगी। क्यों? द इवेंट ऑफ डेथ जो है, सुसाइड फर्स्ट ईयर जो होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। क्यों? कारण क्या होता है इसका? ये मानते हैं कि कई बार क्या है कि बहुत ज्यादा लोन ले रखा होता है लोगों ने, और उसको कवर करने के लिए आप क्या नाम है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, और फिर आप सुसाइड कर लेते हो, और या कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है आप छुपाते हो, और बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो, फिर सुसाइड कर लेते हो। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ अकरेंस होता है, तो वो मॉडल मतलब मॉरल हजार्ड और ये सारी चीजें चेक होती हैं, है ना, और नहीं दिया जाता। तो लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब आपकी एक्सीडेंटल चीजें होती हैं, एक्सीडेंटल सुसाइड कर रहे हो तो वो फर्स्ट ईयर में तो कवर नहीं होता। तीसरा क्या है हमारा?
द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, द अमाउंट एंड द मैनर ऑफ पेमेंट। मतलब लाइबिलिटी का जो है, इंश्योरर पे जो लाइबिलिटी आ रही है उसका नेचर कैसा है, और हम उसे किस हिसाब से पे करने वाले हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफाई करती हैं कि इन द इवेंट ऑफ जो भी पेरिल है उसमें कितना सम इंश्योर्ड मिलेगा, ठीक है, और डेथ हो गई तो कितना मिलेगा, और अगर डेथ नहीं होती है तो आप मान लीजिए जीवन आनंद XYZ कोई भी पॉलिसी हम LIC की लेते हैं तो डेथ पे तो मिलता ही है मान लीजिए, और डेथ नहीं होती तो मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है। तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं, है ना, कि लाइबिलिटी अगर इंश्योरर की आएगी तो कब आएगी, डेथ पे भी आएगी, और डेथ नहीं होती तभी भी आएगी। तो जनरल इंश्योरेंस केस में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को कैश में भी दे सकती है। मान लीजिए हमने कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस क्या करेगी, मान लीजिए आपकी जो भी कार की वैल्यू थी या तो वो वैल्यू आपको दे दे, या आपको वो एसेट ही रिप्लेस करके दे दे, ठीक है, या सेटल कर दे किसी और तरीके से क्लेम, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर कैसे हुआ वो करेगा, और अमाउंट और मैनर ऑफ पेमेंट, ये तीनों चीजें अलग हो सकती हैं आपके केस टू केस बेसिस पे, ठीक है, कि कैसे रिप्लेस कर रहे हैं आप, किसी का रिप्लेस कर दिया असेट, मान लीजिए कार थी, न्यू कार थी तो रिप्लेस कर दी, ओल्ड कार थी तो उसकी सैल्वेज वैल्यू जो भी आ रही थी, मान लीजिए 5 साल पुरानी आपकी थी तो रिप्लेस थोड़ी ना करेगा, क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा, है ना, क्लेम्स को कैश में दे देगा कि इतना ये ले लीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है, द अमाउंट एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द पॉलिसी होल्डर। ये तो क्लेम की बात कर ली हमने भैया, लाइबिलिटी आई, तो हम जो प्रीमियम दे रहे हैं उसकी भी तो मैनर अलग हो सकता है, वो कैसा होता है, हम कैसे देते हैं। देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन देती है कि आप मंथली दीजिए, क्वार्टरली दीजिए, हाफ ईयरली दीजिए, ईयरली दीजिए, ठीक है, या मनी बैक पॉलिसीज में क्या होता है कि एक सिंगल प्रीमियम ही दे दीजिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके होते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो मैनर ऑफ पेमेंट है, पॉलिसी होल्डर्स का जो प्रीमियम पे करने का मैनर ऑफ पेमेंट है वो कौन कौन सा है। तो इसमें आपका क्वार्टरली भी है, ठीक है, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी है, ईयरली भी है, और सिंगल पेमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया कौन सा नहीं है ना। तो ये सारे ऑप्शन आप ध्यान रखना कि ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और कैसे पे कर सकते हो, मैनर ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, अमाउंट एंड मैनर ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, वो कैसे हो सकता है, आपका कैश से दे सकते हो, ठीक है, या चेक से दे सकते हो, या ECS करा सकते हो, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड से आपका होता है, कई लोगों का ECS कराते हैं कि हर महीने आपकी सैलरी के साथ ही वो कट जाता है, प्रीमियम आपका डेबिट होने लगता है। तो ये हो गया आपका द अमाउंट एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द पॉलिसी होल्डर। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और ऑब्लिगेशंस की, अगर पॉलिसी होल्डर की है तो। सपोज जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, अगर ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन ऑब्लिगेशंस बाय द पॉलिसी होल्डर, मतलब पॉलिसी होल्डर को इस इंश्योरेंस पॉलिसी के चलते जो ऑब्लिगेशंस थी, जो उसे बतानी चाहिए थी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करनी थी इंश्योरेंस कंपनी से, अगर वो नहीं करेगा, ठीक है, तो आपका प्रीमियम पे और आपके क्लेम पे असर आ सकता है। सपोज जब आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो और आप उसको ये नहीं बताते कि आप स्मोक करते हो, ठीक है, तो आपका जो इसमें प्रीमियम में मैलेस लगता है, जो ऊपर लोडिंग लगती है वो कम लगती है। लेकिन अगर आपकी डेथ किसी ऐसे डिजीज से हो जाए जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो वायलेशन हो जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर ने लिख ही दिया कि हाँ इनका लंग कैंसर हो गया ड्यू टू ओवर स्मोकिंग, है ना, और लंग कैंसर में आपकी डेथ हो जाती है और डॉक्टर ने जो आपके डेथ सर्टिफिकेट उस पर लिख दिया, तो इस केस में प्रॉब्लम आएगी ना, क्यों, क्योंकि ये ऑब्लिगेशंस थे जो मटेरियल डिस्क्लोजर्स में आते हैं, ठीक है, वो आपने नहीं किए, तो क्या करेगा, पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी पे क्लेम पे असर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगली चीज, आइए पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज इंडेमनिटी, सपोज आई हैव अ कार, ठीक है, एंड दिस कार कॉस्ट मी अराउंड 5 lakhs, ओके, नाउ आई मीट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, एंड इस कार को इतनी डैमेज पहुंचती है कि 4 लाख रुपीज उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग लग रही है उसकी, जो भी मेरा जो नुकसान हुआ वो 4 लाख का था, लेकिन मेरी पॉलिसी थी 5 लाख की। सो व्हाट माय इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी, थिंक ऑफ इट, my insurance company will pay me to the extent of the loss so that the insured does not profit,
मेरे को जितना लॉस हुआ है उसके एक्सटेंट तक ही पे करेगी, ठीक है। इट विल नॉट पे मी फॉर एनी प्रॉफिट, मैं उससे प्रॉफिट नहीं बना सकता। अगर मेरे को 5 लाख का 5 लाख दे देगी तो व्हाट विल हैपन, मैं 4 लाख में से सही कराऊंगा और 1 लाख मेरे बच जाएंगे। बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी compensates the insured only to the extent of the loss so that the insured does not profit from insurance, ठीक है। and the insured should neither be better off nor worse off after the claim settlement, मतलब क्लेम सेटलमेंट जब हो जाए तो इंश्योर्ड की जो पोजीशनिंग है उस एसेट को लेके, उस कार को लेके, ठीक है, मेरी कार को लेके जो मेरी वैल्यू है, पोजीशनिंग है, वो पहले से बेटर भी नहीं होनी चाहिए और पहले से खराब भी नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मच अमाउंट विल माय इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई मी? Indemnity says that the insurance company will compensate the insured only to the extent of loss, मतलब जितना मेरा लॉस हुआ है उसके एक्सटेंट तक ही पे करेगी, ठीक है। इंश्योरेंस का मतलब भी यही होता है कि भैया मैं लॉसेस को कंपेंसेट करना है मुझे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही कहती है कि हम जो इंश्योर्ड है उसको सेम फाइनेंशियल पोजीशन में लेके आइए लॉस होने के बाद, उसको लॉस के पहले की सिचुएशन में लेके आइए जो वो एंजॉय करता था, जैसे वो पहले था उसको उसी पोजीशन में लेके आइए, ना कि उसको बेटर ऑफ करना है, बेटर ऑफ नहीं करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंश्योर्स दैट इंश्योरेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। इसमें इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी मतलब जोखिम जितना है आपका उस वही कवर होगा, जितना आपने लॉस बियर किया है उतना ही कवर होगा। आपकी पॉलिसी भले कितने की भी हो, लेकिन अगर उस पॉलिसी में नुकसान जितने वैल्यू तक का हुआ है सिर्फ उतनी ही वैल्यू आपको दी जाएगी, ना कि टोटल सम इंश्योर्ड। तो इंडेमनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगता। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे लाइफ ही इंश्योर्ड है ना। मान लीजिए डेथ बेनिफिट है तो वो आदमी मर गया ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपके मरने से तो पूरा सम इंश्योर्ड दिया जाता है वहां पे। ऐसा थोड़ी ना कि 70% ही देंगे भैया, नहीं नहीं वो 60 साल जी के मरे, नहीं ऐसे नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वर्क्स इन ओनली इन जनरल इंश्योरेंस एंड नॉट इन लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपका उस केस में क्यों लागू नहीं होता? वहां पे लाइफ इंश्योर्ड होती है और लाइफ खत्म तो खत्म, 100% सम इंश्योर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ विल यू इंडेमनीफाई, है ना। अब इंडेमनिटी कैसे, किस किस तरह से आप लॉसेस को इंडेमनीफाई कर सकते हो, नुकसान की भरपाई किस किस तरह से कर सकते हैं। Basically, there are 4 ways of indemnification. How will insurance company will pay for your losses and put you in the same financial condition? आपको पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी लेके आएगी तो कितने मेथड से लेके आएगी? इट विल टेक बाय 4 मेथड्स। फर्स्ट इज रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट मतलब जो जैसे था वैसे ले आना, रीइंस्टेट कर दिया। मान ली मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो वो मशीन को उसी स्तर में वर्किंग कंडीशन में लेके आ गए। रिप्लेस, ऐसी मशीन खराब हुई आग लगने की वजह से कि उसको रिप्लेस करने की नीड आ रही तो रिप्लेस कर दिया। कैश पेमेंट, अब देखो मतलब जो लॉसेस हैं, मान लीजिए आपकी 5 लाख की कार थी लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो 3.5 लाख शो हो रहा है और लॉस आपका 70,000 का हुआ है, ठीक है। तो 70,000 में आपको कैश पेमेंट कर देगी कि आपने अगर पहले उसमें से लॉसेस बियर करके सही करा लिया तो आपको कैश पेमेंट करा देगी। रिपेयर, कंपनी रिपेयर भी कराती है, अगर आप रिपेयर कराए तो कैश पेमेंट मिलेगा और रिपेयर कराएगी कंपनी तो रिपेयर करा के दे ही देगी आपको कार। तो 4 तरह से आपको कर सकते। री इंस्टेट, पहले जैसे था वैसे लेके आना। रिप्लेस, रिप्लेस कर देना पूरी मशीनरी जो भी आपका लॉसेस बियर हुए हैं, है ना। तीसरा रिपेयर करके देना। चौथा कैश पेमेंट दे दो, आप अपने हिसाब से चीजें करा लें। लॉसेस को सर्वेयर्स को बुला के लॉस असेस करा लिया कि हाँ 70,000 लगेगा और करा लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ, देखिए 2 प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन। अब ये पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन क्या होता है? देखिए सपोज हमने, अगर इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है, उसने इंश्योर्ड को लॉसेस के लिए पैसे दे दिए। सपोज उसने, आपकी पुरानी कार थी, एकदम नई कार लेके आया आप और आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी? आपको दूसरी नई कार दे देगी, वो लो बन नहीं सकती तो क्या करेगी? आपको रिप्लेस करके दे दी, ठीक है। तो सब्रोगेशन ये कहता है कि ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको लॉस दे दिए, लॉसेस पे कर दिए, ठीक है, जो भी आपके कंपेंसेट कर दिया लॉसेस को,
तो जो भी इस कार, मान लीजिए किसी ने तो आपका एक्सीडेंट किया होगा ना, XYZ कोई और दूसरी कार से एक्सीडेंट हुआ होगा, ठीक है, तो अब दूसरी ये भी इंश्योर्ड होगा, तो इससे जो आपके लीगल राइट्स थे, अब आप इससे केस नहीं कर सकते कि नहीं आप मेरे को इंडेमनीफाई करो, है ना। तो वो राइट्स जो कि इंडेमनिफिकेशन के राइट्स इंश्योर्ड आपके पास थे पहले, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कर दिया तो नहीं, वो आपको राइट्स सरेंडर करने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। नाउ इंश्योरेंस कंपनी विल have all the rights related to that loss. Suppose once the insurance company compensates the insured for the financial loss, एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस के लिए कंपेंसेट कर दिया, then the rights of the insured person get transferred to the insurance company. Now insured person जैसे था, अब वो कंपनी इंश्योर्ड पर्सन की तरह ट्रीट हो जाएगी, ठीक है, तो वो अपने उस चीज में जो राइट्स हैं वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को जो कि राइट्स के ट्रांसफर है, ठीक है, फ्रॉम इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी इज नोन एज सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन दो चीजें इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है कि देखो, सब्रोगेशन ये करता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया, तो मान लीजिए 10 लाख का नुकसान हुआ, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से क्यों देगी? मान लीजिए जो भी आपके जिसने आपका एक्सीडेंट किया था उससे भी वो भरपाई करेगी कि भाई आपने, आपकी गलती थी या जो भी था, है ना, लीगल राइट्स थे। तो ये इंश्योर करेगी कि जो भी डैमेजेस हुए हैं, जिस पार्टी ने लॉस किया है, उससे कैसे रिकवरी करनी है, इसके राइट किसको मिल गए सब्रोगेशन से? इंश्योरेंस कंपनी को मिल गए। Having been indemnified by the insured does not retain the right to get compensated by the party who caused the loss and thus make profit for the insurance. अब देखिए, अब ये राइट्स किसको मिल गए? इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आपके पास रहेंगे तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से पहले आपको नई नवेली कार भी मिल गई और आप उस बंदे के पास जा रहे हो कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो 5 लाख रुपए मेरे को नई कार लेनी पड़ी या जो भी लगा तो वो मुझे दो, तब आपके 5 लाख उससे भी लोगे तो आप प्रॉफिट कर ले जाओगे, और प्रॉफिट कर ले जाओगे तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होगा? इंडेमनिटी का। तो जैसे ही कंपनी ने आपको इंडेमनीफाई कर दिया उस लॉस के लिए, तो उससे रिकवरी, थर्ड पार्टी से रिकवरी की जो राइट्स हैं वो किसके पास चली जाएंगी? हमारे इंश्योरर के पास चली जाएंगी। एंड दिस इज कॉल्ड सब्रोगेशन। दैट प्रोसेस, ट्रांसफर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्रोगेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन। नाउ तो नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सी, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू सब्रोगेशन इन वन रिस्पेक्ट, कि आप उससे प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो कैसे? द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट इफ देयर इज मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी ड्रॉन अप ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। हाउ? सपोज, इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज आपके घर में आपकी फायर पॉलिसी थी, हाँ, और आपकी थेफ्ट पॉलिसी थी, थेफ्ट पॉलिसी भी थी, ठीक है, फायर पॉलिसी थेफ्ट पॉलिसी दोनों ले रखी है आपने, ठीक है, और बिल्डिंग एंड कंटेंट्स XYZ बहुत सारी पॉलिसीज ले रखी है। तो क्या होगा कि जो चीज अकर करेगी, मान लो आपका चोरी हुई, ठीक है, और चोर आए, चोरी भी किया उन्होंने सामान और आग भी लगा के चले गए, ठीक है, कि पता ना चले कि क्या हुआ है, तो आपका नुकसान तो हुआ ना। तो आपको किसी एक पॉलिसी से ही, जिसमें आपने कवर किया है, ठीक है, या तो उससे ले लीजिए या सारी पॉलिसीज में आपका सम इंश्योर्ड इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट इफ देयर इज मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं, तो क्या होगा? द इंश्योर्ड कैन नॉट रिकवर देयर लॉसेस, जो इंश्योर्ड है वो अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स, सारे इंश्योरर से वो लॉसेस नहीं रिकवर कर सकता। इन विच केस दे विल रिकवर मोर देन देयर लॉसेस। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वो बोलेगा नहीं मेरी आग भी लग गई, मेरा चोरी भी करके ले गए सब कुछ, तो क्या होगा? मान लो दो ही लाख सामान था आपका, 2 लाख का, 2 लाख का इंश्योर्ड आपने सबसे करा रखा था, तो दो दो करके आपने तो 10 लाख, 5 पॉलिसी ली है तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान तो इन टोटलिटी नुकसान तो 2 ही लाख का हुआ ना। सारी कंपनियां मिलके उस लॉस को बियर कर सकती हैं, या किसी एक कंपनी से भी आप जो लॉस है वो ले सकते हो। अब दो चीजें हमारे सब्रोगेशन में थी और दो ही चीजें हमारी कंट्रीब्यूशन में हो। क्या है हमारे? देखो, सब्रोगेशन में क्या कह रहा था कि प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ना, इसमें भी कह रहा है कि भैया प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सेपरेट क्लेम्स मल्टीपल कंपनीज से सेम इवेंट के लिए आप लेंगे तो प्रॉफिट कर सकते हैं, इसलिए इट विल इंश्योर कि इंश्योर्ड को प्रॉफिट ना हो।
हर इंश्योरर पेज ओनली देयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द लॉस, हर इंश्योरर अपने प्रोपोर्शनेट लॉस को बियर करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन डू नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज। क्यों? देखो, सब्रोगेशन का क्या मतलब है और कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इंश्योरेंस पॉलिसी में क्यों नहीं होगा? इंडेमनिटी नहीं वर्क करती, लेकिन ये भी नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे लॉस ऑफ लाइफ है ना, और ह्यूमन सफरिंग है, उसको पूरी तरह से जांचा नहीं जा सकता ना, और कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। उसको आप पैसे से नहीं कंपेयर कर सकते। इसलिए हमारे लाइफ इंश्योरेंस में आपके कंट्रीब्यूशन और सब्रोगेशन नहीं लगते। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्या। नाउ द लास्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। तो अटमोस्ट गुड फेथ क्या कह रहा है? अटमोस्ट गुड फेथ ये कह रहा है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी जब पॉलिसी ले रही है, ठीक है, आपकी पॉलिसी बना रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे डिस्कस करे कि इस, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको सारे फैक्ट्स बताए कि आपकी मान लीजिए एज क्या है, 30 एज है, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 70 एज तक आपको कुछ देगी, XYZ अमाउंट देगी। वो इवेंट बताए आपको, ठीक है, कब आपको मिलेगा इंश्योरेंस से बेनिफिट वो बताए। अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट, ठीक है, वो नहीं डिस्क्लोज कर रही कंपनी, तो भी गलत है। और कोई भी मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं हम अपने हेल्थ के बारे में, अपने पॉलिसी को जो अफेक्ट कर सकती है चीजें उसके बारे में, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे किस प्रिंसिपल में आती हैं? हमारे आती हैं अटमोस्ट गुड फेथ में। मतलब हम गुड फेथ में पॉलिसी जब बनवा रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देखिए फिड्यूशियरी नेचर का होता है, ट्रस्ट पे होता है। हम जब कर रहे हैं तो हर चीज जांची नहीं जा सकती, ठीक है, और रेलेवेंट फैक्ट्स अगर हमने सब्जेक्ट मैटर को से छुपा दिए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। और सिमिलर केस है इंश्योरेंस कंपनी में। अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने जो पॉलिसी टर्म्स को ऐसे ऐसे रखे, ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट्स मटेरियल को ऐसे करे कि हम रिस्क को कैसे असेस करेंगे, ठीक है, प्रपोजल बनाते समय, तो क्या होगा? उससे हमारे पॉलिसी को इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उससे ये इफेक्ट पड़ सकता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था, नहीं रिजेक्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अपने मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, ठीक है, कोई मटेरियल फैक्ट्स, मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपको डायबिटीज है, तो आपकी डायबिटीज होने की वजह से आपको XYZ बीमारियां हो सकती है, आपको बाद में चल के वो बीमारियां हो जाती हैं और कंपनी को बहुत ज्यादा क्लेम उस बीमारी के लिए देना पड़ जाए, तो वो मटेरियल फैक्ट ने आपने छुपाया था जिसके लिए आपके प्रीमियम पे लोडिंग लगनी चाहिए थी। ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्क लूंगा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो छुपाया था। अब आपने ये करने से क्या हुआ? मेरे को नुकसान हुआ, तो वो गलत है, गुड फेथ को वायलेट कर रहा है वो। दूसरा है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर होता है भैया, देखो, एक तो मटेरियल फैक्ट छुपाया, ठीक है, रिलेटेड टू। नॉन डिस्क्लोजर, बताया नहीं, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स को बताया नहीं। ठीक है, दो तरीके से होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, है ना। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखो, मटेरियल फैक्ट्स के साथ क्या कर सकते हैं आप? नॉन डिस्क्लोजर कर सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने, ठीक है, तो इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे, इंश्योरर डिसएडवांटेज में आ जाएगा। जब एक पॉलिसी होल्डर को पता है और जानबूझकर वो एक इंश्योरर या कम्युनिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को डिसएडवांटेज में रखे, तो क्या होगा? एडवर्स सिलेक्शन हो जाएगा या एंटी सिलेक्शन हो जाएगा। जब मटेरियल फैक्ट्स को आपने प्रपोजर ने विदहेल्ड कर दिया, तो दो पार्टीज जो है, मान लीजिए एक प्रपोजर होता है, एक इंश्योरर होता है, ठीक है, तो एक माइंड की नहीं रह गई ना, एक को ज्यादा पता है, एक को कम पता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हम अनइंटेंशनली भी या बाय मिस्टेक हम इस चीजों को करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ चीटिंग होती है ऐसे केस में, और जो रिस्क है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और जो रिस्क एक्चुअली में होता है उससे डिफरेंट रिस्क को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अटमोस्ट गुड फेथ में आती हैं। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में ड्यूटी होती है डिस्क्लोजर की। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में, इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो ड्यूटी होती है डिस्क्लोजर की, वो एंड हो जाती है जैसे कि आपने कंप्लीट किया ना कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही उस डिस्क्लोजर एंड हो जाता है। ठीक है, और कोई भी मटेरियल फैक्ट जो कि आपका रिस्क शुरू होने के बाद आता है, ठीक है,
मान लीजिए उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई XYZ पॉलिसी ली लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है, ABC कंपनी से, और 10 लाख मेरा है उसका सम इंश्योर्ड। 20 साल के लिए मैंने वो पॉलिसी ली, मैंने सारे अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी को बता दी पॉलिसी लेते समय। अब 2 साल हो गए पॉलिसी को, अब मेरे को अचानक से हार्ट अटैक या XYZ किसी को भी, मैंने पॉलिसी ली है तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? मेरी पॉलिसी इफेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ही अपने मटेरियल फैक्ट्स को सही सही रखा था, ठीक है। तो ये मेरी पॉलिसी अफेक्ट नहीं होगी। मगर अगर कोई और है, XYZ है, उसने अनदर कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, और उसने हार्ट अटैक उसको हो गया, और उसने उसके बाद अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को ब्रीच किया और डिस्क्लोज नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है रिसेंटली, और उसने पॉलिसी खरीद ली, तो क्या होगा? तो जो पॉलिसी होगी, देखो एक बार हार्ट अटैक आपको हो गया, आपकी ये हेल्थ में दिक्कत थी, तो क्या होगा? आपने ये मटेरियल फैक्ट को छुपाया, मटेरियल फैक्ट को छुपाया, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, नॉन डिस्क्लोजर हुआ, ठीक है। तो इससे होगा क्या? आपका जो रिस्क है वो ज्यादा है और आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो ये गलत है, चीटिंग है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो ड्यूटी होती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या करें, अपना डिस्क्लोजर प्रॉपर रखें, ठीक है। वरना जो सेक्शन 45 है इंश्योरेंस एक्ट का, सेक्शन 45 है इंश्योरेंस एक्ट का, अगर उसे पता चलता है कि कोई भी नॉन डिस्क्लोजर हुआ है मटेरियल फैक्ट्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर सकती है। मगर इसकी भी आपकी एक ड्यूरेशन होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नल एंड वॉइड करने के लिए, सपोज आपने कोई रिस्क लिया और उस कंपनी ने कोई रिस्क लिया, तो कितने साल तक, कोई लिमिट होगी ना, ये थोड़ी ना है मटेरियल डिस्क्लोजर वाला। तो सपोज 1 साल 2 साल कोई लिमिट होती होगी ना, कितने साल तक होती है उसकी लिमिट, बताइए। विद इन फर्स्ट 2 इयर्स अगर ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर के बारे में, है ना, नॉन डिस्क्लोजर के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है, तभी वो कर सकता है नल एंड वॉइड, है ना। उसके बाद नहीं। अगर 2 साल तक पॉलिसी चल गई, आपको कुछ ऐसा था आपने डिक्लेयर नहीं किया था, तो नहीं कर सकता। विद इन फर्स्ट 2 इयर्स ही माना जाता है ना। ठीक है। नाउ नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉक्सिमेट कॉज। नाउ व्हाट इज प्रॉक्सिमेट कॉज? प्रॉक्सिमेट कॉज होता है कि भैया जो the active and the efficient cause that sets in a motion of chain of events which brings about a result without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source। अच्छा, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो डेफिनेशन की बात होगी। इसको ये होता है कि हमारा जो डोमिनेंट कॉज है वो क्या है किसी इवेंट का। सपोज देयर इज एन, आपका घर है, वो उसमें वो टूट गया, ठीक है। तो क्या कारण रहा उसके घर के टूटने का? अर्थक्वेक था, ठीक है। तो आपकी पॉलिसी में अर्थक्वेक कवर्ड था, नहीं था, ठीक है। तो कौन सा था वो, कौन सा कॉज है जिसने चेन ऑफ इवेंट्स को न्योता दिया और इस चीज पे आप आए, ठीक है। वो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि वो क्या, वो पहला पहला कॉज था जो इंश्योर्ड पेरिल था, या अल्टीमेट कॉज था, ठीक है। whether the first cause was an insured peril and whether the ultimate cause has resulted from an तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से हुआ। सपोज देयर वाज अ फायर इंश्योरेंस, तो अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक आया उस, ठीक है, और अर्थक्वेक की वजह से आपके घर में आग लगी है बोल रहे हो आप, तो अब वो चेक होगा कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या था, ठीक है। तो पहला कॉज अर्थक्वेक की वजह से लगा, या फिर दूसरा आपका अर्थक्वेक की वजह से तार में शॉर्ट सर्किटिंग हो गया घरों में और आग लग गई, और ऐसी जो भी चीजें थी जिनमें आग इजिली कैप्चर हो सकती थी उसमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रॉक्सिमेट कॉज। व्हाट इज लीडिंग, द कॉज दैट इज लीडिंग टू अ सेटिंग, एक चेन रिएक्शन सेट हो रहा है, वो कॉज जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन सेट हो रहा है ना, और ऐसा रिजल्ट आ रहा है जिसमें आपका जो लॉस है वो अकर हो जाए, ठीक है। तो दैट इज अ डोमिनेंट इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव कॉज ऑफ एन इवेंट, उसी को हम प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज में कि व्हाट इज प्रॉक्सिमेट कॉज, है ना। सो डेफिनेशन आप देख लीजिए, द डोमिनेंट इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव कॉज ऑफ एन इवेंट इज नोन एज द प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या हुआ? ऐसा डोमिनेंट
इफेक्टिव और ऑपरेटिव कॉस्ट किसी भी इवेंट का, वो हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। ठीक है, नाउ thank you for watching, friends. Please like and subscribe the channel and share with your friends so that more and more people get benefit. Thank you.